क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपका गुड आफ्टरनून भी आपको करता हूँ, गुड इवनिंग भी कर रहा हूँ, आप जब भी ये वीडियोस देख रहे हैं। और हम लोग हैं केमिस्ट्री क्लास में और मैं ललित मिश्रा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। और आप लोगों ने मुझे मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया है, तो इसलिए मैं लगातार आप लोगों की मदद के लिए वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उस तरह से मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। और धीरे धीरे अपने आप आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा आपको समझ आ रहा होगा। आप पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठते होंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट बिना पेन पेपर के नहीं आ पाएगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी है। हम टीचर लोग अपनी तरफ से आपकी सिर्फ सहायता करना चाहेंगे, एक रास्ता दिखाना चाहेंगे। और यदि कोई भी टॉपिक इसमें समझ नहीं आ रहा है ठीक से, तो प्लीज़ उस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट में लिखें। उस टॉपिक का मैं अलग से एक वीडियोस बना सकूं, उन टॉपिक्स को, सारे डाउट्स को लेकर, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसको दूसरे वे में बना सकूं। मैं कोई एक लिमिटेड टीचर नहीं हूं, मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं समझाने के, तो मैं उस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का, उसमें हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, जिस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। अब ये वीडियो नंबर 2 है, तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 डाल देता हूं। हमारा ये पार्ट 2 है और इसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इसको मैं एक बार रिपीट करूँगा, जो पिछले वीडियो में है इसको मैं एक बार ब्रीफ करूँगा। यहाँ पर हेनरीज लॉ करना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन करना है, एंड डिफरेंट केसेज इन रॉल्स लॉ। तो हम लोगों का टॉपिक जो यहाँ पर है, फर्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इन लिक्विड, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक इसका जो फैक्टर था नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, दोनों का यदि नेचर लाइक है, पोलर इनटू पोलर, नॉन पोलर इनटू नॉन पोलर, आयनिक इनटू आयनिक, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो हमारा नेचर को लेकर था, दूसरा था टेम्परेचर को लेकर। और उसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर वर्क करता है। अब टेम्परेचर को लेकर एक हम एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है CBSE में। तो वो क्या है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म समर डेज में बिलो वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करता है, बिलो वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर सॉल्युबिलिटी गैस की जो सरफेस वाटर पर है, ऊपर वाले सरफेस पर है, वो कम है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन बिलो वाटर में टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, जिसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ईजिली ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर ऑक्सीजन ले पाएंगे, इसलिए वो बिलो वाटर में रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेशर को लेकर, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। इस बिहेवियर को हेनरी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उसको लेकर एक लॉ दिया। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी डाल्टन भी थे, उन्होंने भी इसको रियलाइज़ किया कि गैस का जो रिलेशन है सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में, वो प्रेशर को लेकर है और उसी का ये फंक्शन है। प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हेनरी ने इसमें कैसे लॉ दिया है, उन्होंने कहा है कि इफ़ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस पर उसका पार्शियल प्रेशर जितना होगा उस गैस का, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में वो लिक्विड के अंदर वो गैस डिसॉल्व हो सकता है। तो इसको यदि हम रिलेशन के थ्रू दिखाना चाहें तो सॉल्युबिलिटी को यदि मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया जाए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है फिर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एज पर द स्टेटमेंट। और यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है, यानी प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कहेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
mole fraction of the gas in the liquid if T is constant। T को हमें यहाँ पर टेम्परेचर का हमें यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। तो यदि हम इसको इक्वेट करें अब, तो इक्वेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है जिसको KH से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और KH यहाँ पर क्या कहलाता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो लॉ है ये हेनरीज लॉ कहलाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैलकुलेट करना चाहें, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जिसको यहां मोल फ्रैक्शन से दिखाया गया है, उसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में KH हो जाएगा। और क्लियर है यहां पर KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, KH की वैल्यू यदि ज़्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है गैस की। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम होगी KH की वैल्यू ज़्यादा होने से। अब यहाँ पर केस आता है KH किस पर डिपेंड करेगा? तो KH देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि गैस के नेचर पर डिपेंड करता है एंड द गिवन टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर सेम गैस के लिए सेम गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर जो KH की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर लिया जाता है, यानी KH आपका डिपेंड्स करता है किस पर? डिपेंड्स अपॉन T एंड नेचर ऑफ गैस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसका यदि यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो देखा गया है कि यदि हम यहां पर मोल फ्रैक्शन लेते हैं और यहां पर प्रेशर लेते हैं तो देखा गया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है। अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग मोल फ्रैक्शन इसका दिखाई देता है। यदि हम किसी 2 मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर प्रेशर को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ जो स्लोप आएगा यही स्लोप हमारा हो जाएगा KH। तो KH हमारा स्लोप होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि KH की वैल्यू स्लोप यानी KH इक्वल टू क्या निकल आएगा यहाँ पर? प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम KH भी यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। हेनरीज लॉ का क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन को समझने से पहले इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस लॉ के बेसिस पर, जिससे लॉ की क्लैरिटी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। हमारा जो लॉ है यहाँ पर उसके फॉर्मूले को मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ एक बार। प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH ऑफ द गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH P यानी प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन तीनों सेम गैस के लिए होना चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर। इस बात को ध्यान में रखना है। ये हमारा हेनरीज लॉ का यहाँ पर फॉर्मूला है। अब जरा हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 2.4 आता है। मैं NCERT का ही यहाँ पर क्वेश्चन समझा देता हूँ अपने तरीके से इसको सॉल्व करके, जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, यानी टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट गिवन है एक। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमें यहाँ पर मोल ऑफ N2 मिली में निकालना है, यानी मिली मोल निकालना है। ये कितना डिजॉल्व होगा, यानी मिली मोल ऑफ N2 कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें 1 लीटर गिवन है, यदि इसको हम ml में लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ml। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे क्या गिवन है? एज्यूम द N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो प्रेशर ऑफ N2 हमें गिवन है 0.987 बार एंड गिवन द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन, यानी जिस टेम्परेचर पर ये बात कर रहा है उसी टेम्परेचर पर हमें KH गिवन है N2 का 76.48 किलो बार। तो KH हमारा यहाँ पर है 76.48 किलो बार। अब KH एंड प्रेशर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसको हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे। 76 इंटू 48 इंटू 10⁻³ बार ले लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे
कि हम मिली मोल ऑफ N2 किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट यही है कि मिली मोल ऑफ N2 वाटर में कितना प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिली मोल हमें कैलकुलेट करना है। तो मोल के लिए हम यहाँ पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हेनरीज लॉ के यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स गिवन है, तो क्लियरली हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ ऊपर देख रहे हैं हम, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू गैस है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यहाँ पर फाइंड करें और इसके बाद यदि मोल फ्रैक्शन आ गया है, तो यदि हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट मालूम पड़ जाए तो इजीली मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम मोल ऑफ N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल ऑफ N2 कैलकुलेट होने के बाद उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई सॉरी थोड़ी खांसी आ गई थी, सॉरी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैलकुलेट करने के बाद हमने मोल ऑफ N2 कैलकुलेट किया और उसको यदि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे कैलकुलेट होगा, तो प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ N2 जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये N2 का ही KH है। तो यदि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³ तो देखेंगे ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब यदि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया तो अब हम मोल फ्रैक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ, यहाँ पर H2O आएगा क्योंकि सॉल्वेंट हमारा वाटर है, इन वाटर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप लोग साफ देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन एक्सट्रीमली लेस देन 1 है। तो एक्सट्रीमली लेस देन 1 होने की वजह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ N2 को प्लस या माइनस में से इग्नोर कर सकते हैं। यानी इसका मीनिंग यह है कि मोल ऑफ N2 जो है वो एक्सट्रीमली लेस देन मोल ऑफ H2O सॉल्वेंट होगा। तो देयरफॉर यदि दोनों एक्सट्रीमली लेस है तो यदि हम देखें मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O इक्वल्स ऑलमोस्ट मोल ऑफ H2O आ जाएगा। तो हमारे पास मोल ऑफ H2O N2 प्लस NH2O इक्वल टू मोल ऑफ H2O है। तो क्लियरली हम यहाँ पर 1.3 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ NH2O लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड में से किसी भी इग्नोर करने वाले फैक्टर्स को, कंपोनेंट्स को नहीं हटाया जाता है, इसलिए हम मोल ऑफ N2 ऊपर रखेंगे अपॉन मोल ऑफ H2O। अब मोल ऑफ H2O हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, क्लियरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोल ऑफ N2 जो है वाटर में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो क्लियरली वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो जो 1 लीटर दिया, एक्चुअली ये तो सॉल्यूशन था एक तरह से, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर को ही हम यहाँ पर जो कि सॉल्यूशन ऑफ वाटर था हमने उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर मानकर अब उसकी डेंसिटी को 1 मानकर चलेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी को प्योर वाटर की डेंसिटी के ऑलमोस्ट इक्वल मानकर 1 मानकर चलेंगे। तो वो हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स होता है। तो क्लियरली यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ वाटर यानी W ऑफ H2O हमें मिल जाएगा डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1000 ग्राम। अब इजीली हम मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1000 अपॉन 18 ले सकते हैं, क्योंकि मोलर मास ऑफ जो वाटर है वो 18 होता है, ये हम लोग जानते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर हमने यहाँ पर 18 ग्राम मोल इनवर्स यूज़ किया है। तब हम 1000/18 को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू मोल ऑफ वाटर 1000/18 हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया इक्वल टू मोल ऑफ N2 आ गया। अगेन हमें मिली मोल ऑफ N2 निकालना है। तो क्लियरली हम क्या करेंगे, इसमें एक और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू 1000 मिली मोल होता है। 1.3 इंटू 10⁻⁵
इंटू 1000/18 इंटू 1000 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये अप्रॉक्सीमेट 0.72 मिलीमोल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से देखिए और सीखिए। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ हमें करना है, और आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 3 एप्लीकेशन जो गिवन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अच्छी तरह उसको समझना है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आप में सोडा वाटर का गिवन है। सोडा वाटर में जनरली CO2 को डिसॉल्व किया जाता है, तो हमें जितने अमाउंट में CO2 चाहिए उसमें उतना ही उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। यानी प्रेशर उतना ही अप्लाई करना है जितने अमाउंट में हमें CO2 उसमें डिसॉल्व करवाना है। यानी प्रेशर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी सॉल्युबिलिटी के, ये प्रूव हो जाता है, और वहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जाता है। सेकेंड लॉ आता है स्कूबा डाइवर को लेकर। स्कूबा डाइवर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कह सकते हैं। स्कूबा डाइवर जब डीप सी में जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करता है। उसमें N2 का अमाउंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पर रखा जाता था, यानी N2 का अमाउंट उसमें ज़्यादा होता था नाइट्रोजन का अमाउंट। लेकिन जब डीप सी में जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से N2 की सॉल्युबिलिटी यानी गैस में हमारे ब्लड में वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता था। स्कूबा डाइवर के ब्लड में ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता था। लेकिन जैसे फिर वो ऊपर आएगा तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से N2 गैस एकदम से सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाती थी प्रेशर डिक्रीज होने से, और एकदम से वो ब्लड को लीव करना चाहता था, जिससे वो क्या होता था कि ब्लड सेल्स को या कहीं भी और वो काफ़ी तेज़ी से बबल्स के फॉर्म में निकलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा पेन वहाँ पर होता था हमें, जिसको बेंड्स का कंडीशन कहते हैं। इस बेंड्स के कंडीशन को रिमूव करने के लिए उसमें क्या किया गया, N2 के अमाउंट को कम कर दिया गया, और N2 कुछ अमाउंट ऑफ N2 को He यानी हीलियम गैस से सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी उसको कहते हैं हीलियम से ऑक्सीजन सिलेंडर को डाइल्यूट करना। ऑलमोस्ट 11% वहाँ पर हीलियम गैस डाला गया है। यानी हीलियम से ऑक्सीजन सिलेंडर को स्कूबा डाइवर के अब डाइल्यूट कर देते हैं, जिससे बेंड्स के कंडीशन से बचा जा सके, क्योंकि काफ़ी फैटल होता था और कई बार वहाँ पर डेथ भी हो जाता था उससे डाइवर्स का। यानी हीलियम से हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। O2 सिलेंडर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम, इस बात को ध्यान में रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 11% हीलियम वहां पर डिसॉल्व करते थे। इस बात को ध्यान में रखना है, जिससे हमारा बेंड्स का कंडीशन रिमूव हो जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, जो आपका माउंटेनियर्स होते हैं या कोई भी जो ऊंचाई में चढ़ते हैं एल्टीट्यूड में, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एयर में कम होता जाता है, क्योंकि एयर का प्रेशर कम हो रहा है। इस वजह से ऑक्सीजन का जो डिजोल्यूशन है ब्लड में वो कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के डिजोल्यूशन ब्लड में कम होने की वजह से माउंटेनियर्स या किसी दूसरे हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ने वालों को वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती थी, और उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कम हो जाती है, यानी उसकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस होती है। तो ये भी हमारा एक हायर एल्टीट्यूड वालों का एक एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज हो सकता है। अब यहाँ पर हम एक और फैक्टर की डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए, जो कि उसको अफेक्ट करता है, जिसका मेंशन आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन में इसको देखते हैं। जनरली यदि हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर यदि हम सॉल्ट डालते हैं तो उसमें से फिजिंग काफ़ी तेज़ी से होती है, यानी CO2 गैस काफ़ी तेज़ी से उस कोल्ड ड्रिंक में से निकलता है। फिजिंग होती है CO2 गैस की वजह से, जिसका ब्रिस्क एफर्वेसेंस के फॉर्म में वो निकलता है, उसी को फिजिंग कहते हैं। तो सॉल्ट डालने से क्यों ऐसा हुआ, इसको कहते हैं सॉल्टिंग आउट। इस प्रोसेस को जनरली सॉल्टिंग आउट कहा जाता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक हमारा फैक्टर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी है, जो कि हम डिसॉल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक या कहीं और जिसमें गैस डिसॉल्व्ड है, तो वहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करवाता है। क्यों डिक्रीज करवाता है, अब इसका रीजन जरा सर्च कर रहे हैं। कोई भी सॉल्ट
मान लीजिए आपने NaCl को डिसॉल्व किया तो Na प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। इस प्रोसेस को मैं किसको समझा रहा हूं, सॉल्टिंग आउट को ध्यान देंगे। तो Na प्लस एंड Cl माइनस में डिसॉल्व ब्रेक डाउन होने की वजह से Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा O की तरफ से, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम लोग जानते हैं, और HCl अट्रैक्ट करेगा वाटर को H की तरफ से, यानी वाटर को ये खींच के अपने पास ले लेता है, जिसकी वजह से उसने जो गैस को डिसॉल्व किया है तो गैस के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है उसको वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि आयन और डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है ओनली गैस जिसमें वैन डर वाल फोर्स है उससे। तो क्लियरली जो भी एक्स्ट्रा गैस वहाँ पर है, जितने वाटर मॉलिक्यूल उसके पास गए हैं उन्होंने जितने गैस को एब्जॉर्ब कर रखा होगा, अपने में डिसॉल्व कर रखा होगा, उसको लीव कर देगा और वो गैस बबल्स के फॉर्म में या फिजिंग के फॉर्म में निकल के बाहर आ जाता है। और गैस के इस प्रोसेस को निकलने को क्या कहते हैं, सॉल्टिंग आउट कहते हैं। वो हम अपने डेली लाइफ में जब कोल्ड ड्रिंक में सॉल्ट वगैरह डालते हैं तो साफ साफ देखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जो हमारा यहाँ पर वेपर प्रेशर है। अब हम लोग करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर है क्या चीज, तो हम जानते हैं किसी भी लिक्विड को यदि वैसे छोड़ दिया जाए तो क्या आप जानते हैं वो लिक्विड धीरे धीरे क्यों सूख जाता है, वहां से लिक्विड का अमाउंट क्यों कम हो जाता है। कोई भी आपका क्लॉथ जो है, जो वेट क्लॉथ्स है, वो ड्राई क्यों हो जाता है, क्योंकि सारा वाटर वहां पर वेपराइज हो जाता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वेपराइजेशन चलता रहता है। यदि हम उसको ढक दें, किसी भी कंटेनर में हमने वाटर रखा हुआ है और इसको हमने क्लोज कर दिया, ढक दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, जो भी वेपराइजेशन हो रहा है वो सारे वेपर्स यहाँ पर रहेंगे और जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, कंटेनर के वॉल पर या उसके लिड पर वो प्रेशर अप्लाई करता है। यदि इस प्रेशर को मेजर किया जाए तो हम देखेंगे एक टाइम के बाद ये प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाता है, यानी लिक्विड के वेपर ने क्या किया है, वेपर प्रेशर अप्लाई किया है। इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर टर्म देते हैं। और ये कांस्टेंट हो जाने का टर्म दिखाता है कि हम इसको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाकर देखते हैं। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तभी हम उसको मेजर करके कहते हैं कि वेपर प्रेशर इतने अमाउंट में है, इस वेपर प्रेशर की वैल्यू ये है। यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर फेस ऑफ एनी लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम। गिवन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम पर जो भी प्रेशर अप्लाई करता है वेपर किसी लिक्विड का, वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी ये किस पर लिया जाता है, एट इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। इस बात को ध्यान में रखना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम पर जो भी प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड का वेपर, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर को हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर को इसलिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का। अब यदि सॉल्यूशन जब वेपर प्रेशर बनाएगा तो उसके वेपर प्रेशर का कैसा रिलेशन होगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब तो इसको सबसे पहले स्टडी किया राउल्ट ने, तो उसको हम राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर देखते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। एक्चुअली उन्होंने लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये लॉ दिया था। तो हम यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, यानी जब दो लिक्विड मिक्स करें तो किस तरह का वेपर प्रेशर बनेगा पूरे सॉल्यूशन का, उसको हम यहां पर देखेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, पहले इंडिविजुअल लिक्विड के बेसिस पर लिया। उन्होंने जो लॉ दिया है इंडिविजुअल लिक्विड के बेसिस पर, किसी एक लिक्विड के वेपर का जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहा जाएगा किसी एक लिक्विड के लिए, क्योंकि हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं और मिक्सचर की बात करने में हमेशा किसी एक कंपोनेंट के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर टर्म करते हैं, तो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर कहा जाएगा। तो उन्होंने क्या लॉ दिया,
partial vapor pressure of any component of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. उस मिक्सचर के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है उसी पर उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। जैसे हम मान लेते हैं, हमने जनरली सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को एंड बी लिया है। ए हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है और बी को हमने सॉल्यूट लिया हुआ है और पीछे से हम यही करते हुए आए हैं। तो ध्यान रखेंगे, यदि हम प्रेशर, इस लॉ के बेसिस पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mole fraction of A in the liquid solution. Similarly, partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B in the given liquid solution. तो यदि हम इसको इक्वेट करें अब, तो इक्वेट करने में उन्होंने यहाँ पर लिया है इनके प्योर फेस का वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली partial vapor pressure of B equal to vapor pressure of pure B liquid into its mole fraction। यहाँ पर इस तरह से उन्होंने इसको इक्वेट किया। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ किसको दिखा रहे हैं उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। P ये हमारा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड PV हमारा है स्मॉल PV, स्मॉल P एंड B ये हमारा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब पी नॉट ए, हमने यहाँ पर पी को कैपिटल ले लिया समझने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। पी नॉट ए हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो प्योर फॉर्म में जब रहेगा ये, तब इसका वेपर प्रेशर पी नॉट से हम शो करेंगे, यानी जैसे प्योर वाटर, उसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया है तब का प्रेशर। और उसी तरह से पी नॉट बी हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। लिक्विड बी के प्रेशर को हम पी नॉट बी से दिखा रहे हैं प्योर फॉर्म में। अब यहाँ पर काई ए हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, और कंपोजिशन ऑफ ए भी कहा जाता है। कई बार यहाँ पर टर्म कंपोजिशन टर्म यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जब भी हमें कंपोजिशन कहा जाए तो वो मोल फ्रैक्शन है। काई बी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द मिक्सचर। ये दोनों बातें मिक्सचर में ली जाएगी। तो रॉल्स लॉ हमारा क्या था, किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर है इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ दैट लिक्विड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब यहां पर हम टोटल वेपर प्रेशर यदि हम फाइंड करना चाहते हैं सॉल्यूशन का, तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे देख रहे हैं। तो हम लोग वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हम पूरे सॉल्यूशन का यदि निकालें तो क्लियरली टोटल के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि हम वेपर की बात कर रहे हैं और वेपर एक तरह का गैसियस फॉर्म है। तो पीटी यदि हम निकालेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, पीटी फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और यह आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में और गैस के लॉज में। तो पीटी यदि हम फाइंड करेंगे तो क्लियरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। ये पार्शियल प्रेशर्स का सम है। कभी भी यहाँ प्योर वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म को ऐड नहीं करेंगे। ध्यान रखना है पार्शियल वेपर प्रेशर जो मिक्सचर बना है उसमें जो वेपर प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर कहा जाता है, उन्हीं को ऐड करना है। तो इसको हम आगे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। हम फॉर्मूले को अपने तरह से डील करेंगे, फॉर्मूले का गुलाम नहीं बनना है, फॉर्मूले को अपना गुलाम बनाना है। अब यदि मान लीजिए हमें काई ए मालूम है बट काई बी मालूम नहीं है, काई बी हमें पता नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे चेंज कर पाएंगे, जरा उसको देखते हैं। पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस काई ए हम यूज कर लेंगे। और
हम लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देख चुके हैं कि काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1 होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी मिक्सचर इक्वल टू 1 होता है। हम ओनली काई ए काई बी ले रहे हैं क्योंकि हम ओनली बाइनरी सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ये मैं पहले वीडियोज में ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को डील कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले को अपना गुलाम बना सकते हैं, जैसा सिचुएशन होगा उस तरह से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब जरा हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। हम न्यूमेरिकल के लिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जरा देखिए 2.8 है ये, इन टेक्स्ट 2.8। इसमें क्या कहा जा रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। प्योर हमें ए एंड बी का गिवन है, तो पी नोट ए क्लियरली हमारा 450 mmHg यहाँ पर यूनिट यूज़ किया गया है। प्रेशर का यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि यदि पी ए भी निकालेंगे तो इसी यूनिट में आएगा। तो कांस्टेंट का यूनिट और इसका यूनिट सब सेम होना चाहिए, बस ये है फ़र्क। अब पी नॉट बी ये भी हमें गिवन है और ये गिवन है 700 mm ऑफ Hg। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मीनिंग, कंपोजिशन फिर टर्म आया, मैंने क्या समझाया था कि उसको हम मोल फ्रैक्शन बेटा मान के चलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर हमें ए एंड बी का फाइंड करना है, काई ए एंड काई बी हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। एंड फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो हमें वेपर फेज के कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन यहाँ भी फाइंड करना है, और जिसको मैं यहाँ पर डील करूँगा कि वेपर फेज का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वाई ए एंड वाई बी हमें ये भी कैलकुलेट करना है। वाई ए वाई बी हम क्या ले रहे हैं, वाई ए एंड वाई बी को हम सपोज कर रहे हैं कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स, यानी वेपर फेज भी कह सकते हैं या वेपर्स कह सकते हैं। जो वेपर बन चुका है उसमें ए का कितना मोल फ्रैक्शन है उसको हम वाई से दिखा रहे हैं, तो वाई ए हो गया। एंड वाई बी भी सेम थिंग है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये वेपर है तो प्योरली डाल्टन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। तो डाल्टन्स लॉ में किसी का भी मोल फ्रैक्शन यदि हमें फाइंड करना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर लिया जाता है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर लिया जाता है। यहाँ पर भी यदि हम वाई ए प्लस वाई बी लें, ये भी मोल फ्रैक्शन है, तो ये भी हमेशा टोटल 1 होगा। तो यदि हमें वाई बी कैलकुलेट करना है और वाई ए मालूम है, 1 माइनस वाई ए यहाँ पर हो सकता है, एंड वैसा वर्षा हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन में काई ए एंड काई बी हमें फाइंड करना है, तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमें आगे गिवन है टोटल प्रेशर भी गिवन है 600 mmHg है। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला रॉल्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन का क्या था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काई बी हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास पी नॉट ए पी नॉट बी है, 1 माइनस काई ए होगा, पी नॉट ए पी नॉट बी है और पी टी भी है। तो क्लियरली यदि हमारे पास एक अननोन टर्म रहता है तो उसको कैलकुलेट करना ईजी है, इसलिए हम उसको उसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर पी टी हमारे पास है 600, पी नॉट ए हमें गिवन है 450 इंटू काई ए प्लस पी नॉट भी हमारे पास है 700 और इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 700 काई ए हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो 700 काई ए एंड 450 काई ए ये माइनस होकर हमारे पास आ जाएगा 250 काई ए और वो माइनस में आएगा। क्लियरली हमारा सॉल्व होकर हो गया 700 माइनस 250 काई ए और इधर आ गया 600। क्लियरली यदि हम काई ए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 अपॉन 250।
100/250 से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा, यानी काई ए इक्वल टू 0.4 आ गया हमारा। क्लियरली काई भी हमारा 0.6 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, 0.4 आना है। अब वाई ए वाई बी भी कैलकुलेट करना है, तो वाई ए क्या हो जाएगा हमारा, क्लियरली हमारा क्या है, पी ए बाई पी टी, पी ए बाई पी टी, पी ए क्या है हमारा, तो पी ए हमारा हो जाएगा पी नोट ए, पी नोट ए हमारे पास है 450 इंटू 0.4 का ये है, पी नोट ए इंटू का ये हमारा पी ए, अपॉन में पी टी 600 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा 60, क्लियरली ये डिवाइड होकर 0.1 हो गया बच्चों, और ये आ रहा है 0.3 आ रहा है। तो क्लियरली यदि हम वाई बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 हो जाएगा। तो काई ए हमारा आ गया है 0.3 एंड सॉरी वाई ए 0.3 आ गया है, एंड वाई बी हमारा 0.7 आ जाएगा। इस तरह से हमारा इसका कैलकुलेशन होगा। तो हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं कि हमने रॉल्स लॉ का यहाँ पर देख लिया लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब हमारे पास ओनली लिक्विड सॉल्यूशन तो होता नहीं है, अलग अलग वहाँ पर केसेज बन सकते हैं, यानी हो सकता है हमने लिक्विड में सॉलिड डाल दिया हो सकता है लिक्विड के अंदर गैस भी डाल दिया हो। तो यदि हम उसमें सॉलिड डालें, गैस डालें या दूसरा हमारा लिक्विड ही रहेगा, तो वेपर प्रेशर हमारा किस तरह से बिहेवियर करेगा उसको हम डिफरेंट केसेज इन रॉल्स लॉ के बेसिस पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं डिफरेंट केसेज इन रॉल्स लॉ। सबसे फर्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं व्हेन बोथ आर लिक्विड्स। यहां पर दोनों के दोनों कंपोनेंट, बोथ में कंपोनेंट लिख देता हूं, बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए वोलेटाइल टर्म यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज हम जानते हैं कि हर एक लिक्विड वेपराइज होता रहता है, तभी तो लिक्विड का अमाउंट यदि बाहर आप छोड़ दो ओपन तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होने का रीज़न क्या है? वेपराइज होकर वो वेपर ऑफ हो गया, वो निकल गया, ख़त्म हो गया वो। तो जो कोई भी सब्सटेंस वेपराइज होता है गिवन टेम्परेचर पर, यानी जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर भी, तो उसको कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। जनरली ऑल लिक्विड्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पर भी, इसलिए ऑल लिक्विड्स आर कॉल्ड वोलेटाइल। तो इसके लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, और इफ बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, यानी बोथ आर वोलेटाइल, ये टर्म भी यूज किया जा सकता है। यदि दोनों वोलेटाइल होगा तो क्लियर है कि दोनों अपना कुछ न कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा। तो बच्चों क्या होने वाला है, यानी हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर भी कुछ न कुछ नेट वैल्यू में होगा ए का, और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का भी कुछ न कुछ नेट वैल्यू में होगा हमारे पास अवेलेबल। तो क्लियरली यदि हम टोटल प्रेशर निकालें तो पी ए प्लस पी बी होगा, यानी दोनों के वेपर प्रेशर यहाँ पर एड अप हो जाएंगे। और पार्शियल वेपर प्रेशर ए का हमें कैसे फाइंड करना है ये आप जानते हैं, पी नोट ए का ये कर सकते हैं, और यदि हम पी बी कैलकुलेट करेंगे तो पी नोट बी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं पी नोट ए पी टी इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, एंड और भी आप इसको चेंज करना चाहें जैसे हमने पीछे चेंज किया है तो उस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों हमारा वोलेटाइल था, तो दोनों के दोनों टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दोनों की अपनी अपनी एक नेट वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर है यहाँ पर। तो अब दूसरा केस ले रहे हैं हम, ये हमारा केस 1 था। अब केस 2 लेने जा रहे हैं। केस 2 में हम क्या ले सकते हैं, यदि हमने इसमें क्या किया है, एक सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया है, और सॉलिड हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि सॉलिड रूम टेम्परेचर पर कोई प्रेशर नहीं बनाता है,
इफ अदरवाइज नहीं हो, जैसे आयोडीन वेपर, सॉरी आयोडीन हमारा क्या होता है, वो वोलेटाइल सॉलिड है। कुछ ऐसे सॉलिड नहीं हो जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे नेफ्थैलिन वगैरह वेपर में कन्वर्ट हो सकता है गिवन टेम्परेचर पर भी, उन सब को कंसिडर नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो स्टेबल सॉलिड्स हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है, जैसे सॉल्ट्स वगैरह। तो जनरली सॉल्ट जो है वेपराइज नहीं होता है। तो यदि हम यहाँ पर दूसरा केस में क्या लेंगे, लिक्विड प्लस सॉलिड, इसी को कहा जा सकता है दूसरे लैंग्वेज में इफ ओनली वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल। क्योंकि यहां ओनली लिक्विड वोलेटाइल होगा, सॉलिड वोलेटाइल नहीं होगा। एक और लैंग्वेज में इसको कहा जा सकता है इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट, क्योंकि लिक्विड प्लस सॉलिड में जनरली सॉलिड को सोल्यूट माना जाता है। तो इफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट, यानी यहां पर सॉलिड हमारा सोल्यूट है जिसको हम बी से दिखाते आए हैं, और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है जिसको हम ए से दिखाते हैं। तो क्लियरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा, जो कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड है, ये 0 होगा। लेकिन पी ए हमारा कुछ न कुछ नेट वैल्यू में आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा उसकी कुछ न कुछ नेट वैल्यू होगी। तो क्लियरली यदि हम पी टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पी ए प्लस पी बी के टर्म पर हमारा पी टी इक्वल टू ओनली पी ए हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो भी डिक्रीज हो चुका है, और इसी बेसिस पर हमारा पार्शियल प्रेशर जो ए का है वो भी डिक्रीज हो चुका है। जब कभी भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है, और टोटल प्रेशर भी सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। और प्रेशर यदि डिक्रीज हो गया, यानी प्रेशर यदि चेंज हुआ है, तो क्लियरली सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होगा। तो इस केस को हम बाद में देखेंगे, किस किस तरह से प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे अगले वाले वीडियो में अपने टॉपिक में। अभी हम इसके लिए इतना ही रखते हैं। अब हम थर्ड केस पर आएंगे। अब आप यहाँ पर एक थर्ड केस भी ले सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे सर यदि हमने गैस मिक्स कर दिया लिक्विड में, तो गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हेनरीज लॉ पहले ही दिया जा चुका है। यदि हम यहाँ पर रॉल्स लॉ को अप्लाई करें, यदि हम रॉल्स लॉ को अप्लाई करना चाहें, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, लिक्विड जो हमारा ए है सॉल्वेंट है, और गैस जो हमारा बी है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए जो है बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि गैस हमारा सुपर वोलेटाइल की तरह काम करेगा, पूरा वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट गैस का ही होगा वहाँ पर, तो पी ए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाएगा, और पी बी जो कि हमारा प्रेशर ऑफ गैस है, ये हमारा कुछ न कुछ नेट वैल्यू में आएगा, और टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो इक्वल टू पी बी ओनली हो जाएगा। और पी बी यानी प्रेशर ऑफ गैस है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एच इंटू एक्स ऑफ गैस, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एज पर हेनरीज लॉ। लेकिन यहीं पर यदि हम रॉल्स लॉ लगाएं, तो पी ऑफ गैस इक्वल टू पी नोट ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा रॉल्स लॉ। अब यदि हम दोनों को कंपेयर करना चाहें, तो क्लियरली के एच इक्वल टू पी नोट हो जाएगा। तो क्लियरली हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, के एच और पी नोट ऑफ गैस दोनों ही इक्वल हो जाता है इफ टी इज कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमारा हेनरीज लॉ का जो है स्पेशल केस है रॉल्स लॉ, और ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। जनरली हम स्पेशल केस मानते हैं रॉल्स लॉ को हेनरी का एट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि हमारा सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो जाए, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो क्लियरली हमने इसमें यदि जो ज़्यादा अमाउंट में डाला है
उसको सॉल्वेंट मानेंगे, और उसी का जो प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट उस प्रेशर के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर प्रेशर ऑफ हमारा बी जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, देखा जाए तो बहुत कम होगा। और प्रेशर ऑफ बी यदि हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो प्रेशर ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। और यही आपका पी बी यदि हम कैलकुलेट करना चाहें हेनरीज लॉ पर, तो यहाँ पर आप उसको के एच लगाएंगे, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पर भी यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो पी नॉट बी आपका इक्वेट हो सकता है अप्रॉक्सीमेट के एच के, क्योंकि प्रेशर तो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट दोनों को हम सेम मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी ये बात हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, रॉल्स लॉ को स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कहा जाता है। हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में आया है और हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, तो हम लोग कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6। वैसे मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन का अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं और उसमें यह क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान से देखें और समझें। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम 2.6 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। अब ये क्या, कौन सा, किस तरह का गैस है, हमें नेचर से कोई लेना देना नहीं है कि टॉक्सिक है या क्या है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके, जिसके लिए भी यूज़ किया जाता हो। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हमें मोलालिटी के बेसिस पर गिवन है ऑफ H2S, हमारे पास है 0.195 m, यानी इतना मोलल। इस बात को ध्यान में रखेंगे, मोलालिटी गिवन है। और STP का मतलब क्या हुआ, प्रेशर ऑफ H2S। क्लियरली हमें यहाँ पर 1 atm लेकर हम चल सकते हैं। और आगे हमारे पास है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हमें KH कैलकुलेट करना है। और टेम्परेचर क्लियरली हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि STP लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू हो सकता है कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है हेनरीज लॉ का वह है प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH ऑफ द गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू यहाँ पर KH ऑफ H2S इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आना चाहिए। यानी हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, बट यहाँ पर H2S की मोलालिटी गिवन है। तो क्लियरली हम मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने के बाद ही हम KH यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमें मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी इक्वल टू 0.195 m। मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलालिटी की डेफिनेशन कहता है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पर H2S है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 1 kg होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, और यहाँ पर वाटर लिया गया है सॉल्वेंट को। तो क्लियरली यदि 0.195 m है हमारा मोलालिटी, तो ये हमें स्टेट करता है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S होगा 1 kg ऑफ वाटर में। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स 0.195 मोल्स यानी मोल ऑफ H2S, भैया यहाँ पर 0.195 हो गया, प्रेजेंट इन ऑफ H2S है, प्रेजेंट इन 1 kg, जिसको हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, ऑफ वाटर। तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया है, मोल ऑफ H2S आ चुका है 0.195, और मोल ऑफ वाटर यदि हम कैलकुलेट करें तो 1000/18 आ रहा है। तो यदि हम दोनों के मोल को कंपेयर करें तो मोल ऑफ H2S इज एक्सट्रीमली लेस देन मोल ऑफ H2O। तो क्लियरली
मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O हम अप्रॉक्सीमेट मोल ऑफ H2O मान लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास अब निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ ओनली H2O, क्योंकि H2S प्लस H2O के इक्वल होगा। क्लियरली मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू 0.195 अपॉन में 1000 अपॉन 18 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ईजिली KH हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो प्रेशर किसका ले लेंगे, H2S का बच्चों, और मोल फ्रैक्शन भी H2S का ले लेंगे। तो प्रेशर हमने यहाँ पर 1 लिया हुआ है अपॉन मोल फ्रैक्शन हमारे पास है 0.195 अपॉन 1000 अपॉन 18, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू, यानी एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो 18 अपॉन 195 के अप्रॉक्स में आएगा आंसर। इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो यूनिट है वो ATM में आना है, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। और साथ साथ आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ आया होगा, और मैं यहाँ पर खूब आप लोगों के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे आप मेरा भी उत्साह बढ़े और सब कुछ आपको मैं सब कुछ दे पाऊँ। ये 2020 का आज 25 दिसंबर है, तो आप लोगों को मैं मैरी क्रिसमस भी करता हूँ। तो मैरी क्रिसमस के दिन आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज है मैरी क्रिसमस है, उस दिन मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, छुट्टी के दिन में वीडियो दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरा उत्साह बढ़ाते रहें और सीखते रहें। केमिस्ट्री को कितना ईजी है वो देखते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।